नमस्कार बच्चों। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सोचा मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, तो समझ में आया कि क्यों ना गर्मियों के मौसम में बड़ा ही गर्मा गर्म टॉपिक चालू किया जाए। अब गर्मा गर्म टॉपिक कौन सा होता है केमिस्ट्री में? तो गर्मा गर्म जो टॉपिक है ना, उस गर्मा गर्म टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है बेटा? थर्मो। तो मैं चालू करता हूँ टॉपिक को। द नेम ऑफ द टॉपिक इज थर्मो। जरा ध्यान से सुनो। थर्मो के दो सेक्शन हैं। फर्स्ट वन इज अ थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स में भी पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है। सेम वैसा ही लगभग लगभग केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स में जो भी हम सीखते हैं उसे थर्मोकेमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। तो थर्मो के दो सेक्शन आएंगे इन केमिस्ट्री। वन इज़ अ थर्मोडायनामिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ अ थर्मोकेमिस्ट्री। तो पहले हम चालू करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। पढ़ो क्या लिखा हुआ है बेटा? थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री चालू कर देंगे, ठीक है ना? ओके, तो चालू करते हैं। थर्मोडायनामिक्स का जरा संधि विच्छेद कर दो। तो जो थर्मो वर्ड आया ना, कौन सा वर्ड? थर्मो। थर्मो थर्मो कुछ हीट से रिलेटेड है और एनर्जी से रिलेटेड है। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट और एनर्जी। डायनामिक का मतलब क्या है? फ्लो। डायनामिक्स का मतलब क्या है? फ्लो। तो थर्मोडायनामिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट या फिर फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ हीट या फिर फ्लो ऑफ एनर्जी। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये जो एनर्जी है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। या फिर ट्रांसफ़र हो सकती है। या फिर क्या हो सकती है बेटा? ट्रांसफ़र हो सकती है। कब कब? तो ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है विच डील्स विद द केमिकल एनर्जी। विच डील्स विद द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना या फिर ट्रांसफर होना, दैट इज ऑब्जर्व अंडर द थर्मोडायनामिक्स। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। छोटी सी बात, विच डील्स विद द फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हुआ? ठीक है। बहुत ही छोटा चैप्टर, देखो कितना छोटा चैप्टर। अभी चालू हुआ थर्मोडायनामिक्स, हाँ या ना? हाँ सर, अभी चालू हुआ। देखो अभी खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। ध्यान से देखना। लिमिटेशंस खत्म हो गया, थर्मोडायनामिक्स चालू हुआ, लिमिटेशंस खत्म हो गया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर की शुरुआत में ही हमें थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशंस पढ़ने पड़ते हैं। क्या पढ़ने पड़ते हैं? लिमिटेशंस को। चलो देखो क्या क्या लिमिटेशंस है थर्मोडायनामिक्स में। तो बेटा थर्मोडायनामिक्स में टोटल 4 लॉज हैं। कितने लॉज हैं? 4 लॉज। लेकिन गिनती 3 तक ही है। सोचो क्यों? लॉज 4 हैं तो गिनती 3 तक ही क्यों है? क्योंकि जीरोथ लॉ से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? जीरोथ लॉ से। तो कौन कौन सा लॉ आएगा? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। कितने लॉ हो गए बेटा? ये टोटल 4। तो ये जितने भी लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के, ऑल दीज लॉज आर अप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। किसके लिए अप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए, मतलब मैटर इन बल्क के लिए अप्लीकेबल है। नॉट फॉर द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, मतलब इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल के लिए थर्मोडायनामिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं है। बात समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी क्या है की दिक्कत? अभी तो शुरुआत हुई चैप्टर की। तो मैं क्या बोलूँगा कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर अप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब क्या है? मैटर बल्क में लिया जाए। किस में लिया जाए? बल्क में। नॉट फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ? किसी इंडिविजुअल एटम या फिर मॉलिक्यूल के लिए, किसी इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल के लिए थर्मोडायनामिक्स का कोई भी लॉ अप्लीकेबल नहीं है। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, दूसरा एप्लीकेशन, थर्मोडायनामिक्स डज नॉट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम
और मॉलिक्यूल। थर्मोडायनामिक्स किसी एटम या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसको स्ट्रक्चर से कोई भी मतलब नहीं। इट डज नॉट कंसर्न विद स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल। समझ गया? ओके, यस सर। अब सब कुछ हमको ही बोलना पड़ता है, हम ही पूछेंगे समझ गए, हम ही बोलेंगे यस सर। तीसरा, ध्यान से सुनो। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बताएगा कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं फिजिबल है अंडर अ सुटेबल कंडीशन, अंडर अ सुटेबल कंडीशन। मतलब H2 और O2 के बीच में रिएक्शन हो के पानी अंडर अ सुटेबल कंडीशन, मतलब अंडर अ डेफिनेट टेम्परेचर बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो बताएगा। बट थर्मोडायनामिक्स डज नॉट कंसर्न विद द रेट ऑफ द रिएक्शन। है ये क्या बोला सर आपने? बिल्कुल सही बोला। थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताएगा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये बताएगा। लेकिन थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन के रेट के बारे में कुछ नहीं बताता। रिएक्शन के रेट के बारे में केमिकल काइनेटिक्स बताता है। कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स, जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं क्लियर? तो मैं क्या बोलूँगा कि इट ओनली कंसर्न विद द, इट ओनली कंसर्न, ये क्या लिख गया, विद द feasibility of रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बताएगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। समझा कि नहीं समझा? बट डज नॉट कंसर्न विद रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थर्मो कैसे बता सकता है? थर्मो तो हमको क्या बोलते हैं, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी फिजिबिलिटी बताएगा, लेकिन रेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि H2 प्लस हाफ O2 एक डेफिनिट टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, डेफिनिट टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, कौन होगी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बात तो डायनामिक्स बताएगा। बट रिएक्शन फास्ट होगी और स्लो होगी, मतलब काइनेटिक के बारे में थर्मोडायनामिक्स हमें कुछ नहीं बताएगा। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। थर्मोडायनामिक्स ओनली कंसर्न विद इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। थर्मोडायनामिक्स सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट से मतलब रखता है और फाइनल स्टेट से मतलब रखता है। फिर से, थर्मोडायनामिक्स कंसर्न विद इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। समझ में आया? छोटी छोटी बातें, चैप्टर चालू हुआ, थोड़ा सा स्लो ले रहा मैं, लोकर लिया तो अभी ये भी 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पूरा सिलेबस लॉकडाउन में ही ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए धीरे धीरे पढ़ो। थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द फ्लो ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना या फिर एनर्जी का ट्रांसफर होना ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। इट इज़ ऑब्जर्व्ड अंडर द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के जितने भी लॉस हैं दे आर अप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, नॉट अप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है थर्मोडायनामिक्स? नहीं देता। थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताएगा रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन स्लो होगी कि फास्ट होगी, मतलब रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में थर्मोडायनामिक्स हमें कुछ नहीं बताता। थर्मोडायनामिक्स ओनली कंसर्न विद द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? समझे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, नो डाउट। ओके, इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म्स यूज्ड होते हैं, पहले हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं और इसके बाद चैप्टर को आगे मूव कर देंगे, ठीक है? तो उन टर्म्स में से जो पहला टर्म आता है, दैट फर्स्ट टर्म इज ब्रह्मांड। क्या बेटा? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब क्या? यूनिवर्स। क्या? यूनिवर्स। अब मैं आपसे कहूँ कि ब्रह्मांड में कितनी चीज़ें, ब्रह्मांड किससे किससे मिलके बना है, तो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्म में मत जाना, हम लोग अभी बाबा नहीं है कि ब्रह्मांड क्या इस बारे में बताएंगे।
हाँ, थोड़ा बहुत बताएंगे। वैसे बाबाओं वाला बिजनेस बहुत ही अच्छा है, कोई बुरा बिजनेस नहीं है। कभी रिसेशन नहीं आता, और रिसेशन के समय तो और चलता है, पता ही होगा, है ना। इस समय तो आधे तो बाबाओं के दरबार में होंगे, बाबा नौकरी ना जाए हमारी। चलो अच्छा देखो आगे। यूनिवर्स में सिर्फ दो चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कि यूनिवर्स में सिर्फ दो चीज़ें, एक मैं और एक बाकी सब। अरे वाह, इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीज़ें, एक मैं और एक बाकी सब। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं सिस्टम हूँ, और बाकी सबको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। बाकी सबको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। दिस यूनिवर्स इज मेड बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग। बस यूनिवर्स किससे किससे मिलके बना है बेटा? तो यूनिवर्स इज मेड बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, नो डाउट। ओके, ये तो फर्स्ट टर्म था। अब अगले टर्म की तरफ चलते हैं। ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अब यूनिवर्स के तो आपने देख लिया, दो पार्ट हैं, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। अब हमको पढ़ना है कि ये सिस्टम क्या है। तो सेकंड टर्म आएगा बेटा सिस्टम। क्या आएगा? सिस्टम। गौर से देखते जाओ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये सिस्टम क्या है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिस हिस्से में थर्मोडायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मतलब सिस्टम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हो जाएगा जिसमें कोई काम हो रहा है। जैसे कि एक रूम में पढ़ाई हो रही है, तो रूम जो है वो सिस्टम हो गया। रूम के अलावा जितनी भी चीज़ें वो सब क्या होंगी? सराउंडिंग हो जाएंगी। तो सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स विच इज अंडर, अब थर्मो पढ़ना है तो अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, या फिर जिसमें कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस चल रहा हो। ब्रह्मांड का वो हिस्सा जहाँ पर कोई ना कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस चल रहा है, वो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, सिस्टम जो है कंपोजिशन के बेसिस में, किसके बेसिस में बेटा? कंपोजिशन के बेसिस में सिस्टम दो टाइप का होता है। कोरोना नहीं हुआ है, यस। चलो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमोजीनस सिस्टम। होमोजीनस सिस्टम। तो दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? होमो का अपोजिट क्या होता है? हेट्रोजीनस सिस्टम। होमोजीनस सिस्टम, हेट्रोजीनस सिस्टम। होमोजीनस सिस्टम थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, और इसमें किसी भी मैटर की ओनली वन फेस प्रेजेंट होती है, सिंगल फेस पे मैटर प्रेजेंट होता है। होमोजीनस सिस्टम, अ सिस्टम विच इज थ्रू आउट यूनिफॉर्म एंड इन विच ओनली वन फेस ऑफ द मैटर इज प्रेजेंट। तो बेटा हेट्रोजीनस सिस्टम क्या होगा? अगर ये यूनिफॉर्म तो ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ या ना? हाँ। इसमें मैटर की एक फेस होती है, इसमें मोर देन वन फेस। मोर देन वन फेस, तो वो हेट्रोजीनस सिस्टम कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, होमोजीनस सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? कोई प्योर लिक्विड हो, सही बात है, प्योर लिक्विड, या फिर सॉलिड, या फिर गैस हो, और मिक्सचर ऑफ गैसेस हो। सब समझदार हो, समझ सकते हो ये क्या लिखा मैंने। मिक्सचर ऑफ गैसेस भी, तो अब प्योर लिक्विड है कोई तो लिक्विड यूनिफॉर्म ही तो होगा, प्योर सॉलिड यूनिफॉर्म, प्योर गैस यूनिफॉर्म, या मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर भी क्या होता है? यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म क्या हो सकता है? जैसे मैंने तुमसे कहा कि सैंड इन वाटर। अब देखो दो फेस हो गया, और सैंड वाटर में यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, सैंड नीचे बैठी रहती। अब ये मत पूछना सर क्यों बैठी रहती, या फिर मैं बोल सकता हूं टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब ये एग्जांपल याद रखो, टू इमिसिबल लिक्विड्स, तो फेस तो एक ही आया, लेकिन इमिसिबल है तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। जैसे मैं आपसे कहूं कि ऑयल इन वाटर, वही तो है ना, होमोजीनस सोल्यूशन, हेट्रोजीनस सोल्यूशन, उसी की बात चल रही है। तो कंपोजिशन की बेसिस में सिस्टम कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का। कौन कौन सा? होमोजीनस सिस्टम एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनस सिस्टम। ओके, सिस्टम का अगला क्लासिफिकेशन, जो किया गया है बेटा, वो अगला क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी।
मास और एनर्जी के बेसिस में सिस्टम 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। फर्स्ट वन इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का ही दूसरा नाम होता है इंसुलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम या फिर इंसुलेटेड सिस्टम। सेकेंड वन इज अ क्लोज्ड सिस्टम एंड द लास्ट वन इज अ ओपन सिस्टम। तो मास और एनर्जी के बेसिस में सिस्टम कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के। कौन कौन सा? आइसोलेटेड या फिर इंसुलेटेड सिस्टम, सेकंड वन इज अ क्लोज्ड सिस्टम, थर्ड वन इज अ ओपन सिस्टम। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से नाम बताओ, सारे सारे के सारे नाम बताओ। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड, ये यार थोड़ा वीडियो गड़बड़ हो रहा है, मैं चेक करता इसको। शायद नाउ इट इज़ परफेक्ट। बाहर की सनलाइट आ रही तो आधा हिस्सा चमक रहा है। पर्दा लगाऊं क्या? नहीं, जाने दो। आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो मास एक्सचेंज करे और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करे। नाइदर मास नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज बाय द सिस्टम विद इट्स सराउंडिंग। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास भी एक्सचेंज ना हो और एनर्जी भी एक्सचेंज ना हो, तो ऐसा सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाएगा? आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम। वर्ड तो सुना होगा ना आज तक 75 बार की, ये बोतल इंसुलेटेड है, ये फला चीज़ इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मतलब कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो मास एक्सचेंज होगा ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी। एनर्जी ना तो अंदर से बाहर जा सकती ना बाहर से अंदर आ सकती। समझा कि नहीं समझा? समझा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा हॉट कॉफ़ी। अब आधे कहेंगे सर हॉट क्यों बोला था? भाई तो कॉफ़ी हॉट ही होती ना। अब आपसे कोई बोले कैटरीना का और नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। हॉट कॉफ़ी और टी इन थर्मस, इन थर्मस। तो थर्मस कैसा होता है? इंसुलेटेड होता है। उसमें कॉफ़ी या टी हॉट बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि एनर्जी और मास सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता। समझा? क्लोज सिस्टम क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करे। सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सचेंज करे बेटा? एनर्जी इज अलाउड टू एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नथिंग इज अलाउड टू एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओनली एनर्जी इज अलाउड टू एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब एनर्जी बाहर भी जा सकती और सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर भी आ सकती। समझा कि नहीं समझा? समझा। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हॉट आयरन पीस। कौन सा पीस? आयरन पीस। मैंने पहले ही बतला था, बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक है। हॉट हॉट आयरन पीस। आयरन पीस हॉट की बात कर रहा मैं। इन टेबल, अब बेटा टेबल के ऊपर अगर आयरन पीस रखा हुआ है, सपोज कर लो ये आयरन पीस है, ये स्केच पेन नहीं है, आयरन पीस है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ये अगर 5 किलो का है तो बहुत देर के बाद भी ये 5 किलो का ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि इसका मास में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, मास इज नॉट एक्सचेंज। लेकिन अगर मैं ऐसे हाथ लगाऊं तो मुझे गर्म फील करेगा, ये मुझे यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हीट 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 फील होगी यहाँ पर। क्यों फील होगी? क्योंकि ये जो है एनर्जी को बाहर की तरफ फेंक रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग एनर्जी एक्सचेंज हो रही। बोला है ना? हाँ, इसलिए ये कैसा सिस्टम हो गया? क्लोज्ड सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम क्या होता है? अब तुम समझदार हो। रीजनिंग, नथिंग इज एक्सचेंज, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज एंड हेयर्स सब कुछ एक्सचेंज होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये सराउंडिंग कहाँ से लिख गया? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। अ सिस्टम विच एक्सचेंज मास एंड एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम। समझा कि नहीं समझा? समझा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा बॉइलिंग मिल्क इन ओपन वेसल। देखो, तुमने घर में कभी ना कभी दूध तो गर्म किया होगा ना? हाँ, मम्मी डांटे, चल दूध गर्म कर जाके, कुछ काम नहीं करता, लॉकडाउन में पड़ा पड़ा खा रहा है। अक्सर पापा को भी सुनने को मिलता होगा इस समय तो लॉकडाउन में, ओए चलो पढ़ो। मिल्क को बॉयल करते हैं तो क्या होता है उससे? देखो वेपराइजेशन होता है, तो मास एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग में, हाँ या ना? हाँ। और एनर्जी, हाथ लगाओ ऊपर, देखो एनर्जी भी तो एक्सचेंज होती है। तो एनर्जी बर्नर से अंदर मिल्क में जा रही है, तो सराउंडिंग टू सिस्टम एनर्जी है। और मिल्क जब बॉयल होता है तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। हाथ ऊपर लगा के देखो, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। और हाथ ऊपर लगा के देखो, हाथ में वाटर के वेपर्स भी आ जाते हैं, मतलब मास भी एक्सचेंज हो रहा है। तो बॉइलिंग मिल्क इन ओपन वेसल इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। या फिर ओपन सिस्टम का और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ करो, ये इस पर मैं थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन बनेगा। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, न्यूमेरिकल बनेगा, अभी नहीं बनेगा। जब वर्क पढ़ा दूंगा मैं आपको तब यहाँ पर क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, अभी तक आपने वर्क नहीं पढ़ा है।
जब भी कोई मेटल H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ZnSO4 बनता है। अब हाइड्रोजन के टॉपिक मत लगा देना कि सर सारे के सारे मेटल तो डाइल्यूटेड H2SO4 से रिएक्ट नहीं करते। चलो फिर भी अगर आप बोलते हो तो मैं आपको बोल देता हूँ क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ गया है लगभग आपका, शायद हो भी गया होगा अब तक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो ऊपर मेटल्स होते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स डाइल्यूटेड H2SO4 या डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो देखो, हाइड्रोजन गैस उड़ रही, मास में लॉस आया, मास एक्सचेंज हुआ, और हीट रिलीज हो रही, मतलब कि एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही। तो मास एक्सचेंज, एनर्जी से एक्सचेंज। तो ऐसा सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता है बेटा, ओपन सिस्टम। फिर से नाम बताओ सारे के सारे, आइसोलेटेड सिस्टम, नथिंग इज अलाउड टू एक्सचेंज। क्लोज्ड सिस्टम, ओनली एनर्जी इज अलाउड टू एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड ओपन सिस्टम, मास इज अलाउड एंड एनर्जी इज अलाउड टू एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझा कि नहीं समझा, समझा, ओके। तो ये कहानी हो गई सिस्टम की। अब सिस्टम के बाद, सिस्टम तो बन गया बेटा हमारा, सिस्टम बन गया, तो चलो फिर आगे पढ़ते हैं। सिस्टम के बाद नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सराउंडिंग। थर्ड टर्म, पहला पढ़ा यूनिवर्स, दूसरा सिस्टम, तीसरा सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, तो सिस्टम को छोड़ के ब्रह्मांड का बाकी जितना भी हिस्सा है वो सराउंडिंग कहलाएगा। मतलब मैं उसे अंग्रेजी में ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, apart from the system, apart from the system is called, क्या कॉल्ड बेटा, सराउंडिंग। समझ गए सभी लोग, ओके। कोई डाउट है किसी को, नहीं, ओके। सराउंडिंग के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज बाउंड्री और वॉल। हमें बाउंड्री या वॉल पढ़नी पड़ती है। तो बाउंड्री या वॉल क्या होती है, बाउंड्री या वॉल सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। बाउंड्री बोलो या वॉल बोलो, बाउंड्री क्या करती है, किसी भी चीज़ को सराउंडिंग से क्या करती है, सेपरेट करती है। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे रूम, अभी रूम क्यों है, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर एक रियल बाउंड्री है, इसलिए रूम है, हाँ या ना। तो देखो चारों तरफ आपने देखो, ये रियल बाउंड्री है इस रूम की, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, ओके। रियल बाउंड्री तो समझ गए। घर का एक घर में भी आप बाउंड्री कर लेते हैं, आगे तक गेट वेट लगा के, बड़ा सा भोकाली गेट लगा के, हाँ ये इतना बड़ा हमारा घर है, रियल बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, क्लास में आए हैं आप, बैठे अपनी सीट पे, हाँ या ना, हाँ, और एक पर्टिकुलर एरिया को बोल दिया तुमने इमेजिनरी, इमेजिन करके कि ये इतना मेरी जगह है, ये मेरा हिस्सा है, इतने में मैं हूँ। अब बगल वाला अगर जरा सा भी हाथ रख देता ना तुम्हारे हिस्से में, कोई वहाँ पर रियल बाउंड्री नहीं, बस ऐसे तुमने मान लिया कि इतना मेरा हिस्सा है, इस क्लासरूम में, इस बेंच में इतना मेरा हिस्सा है। अब पड़ोसी ने अगर हाथ भी रख दिया ना तो उसको ऐसे कोनी मार के हटा देता, बैठ ये मेरा हिस्सा है, हाँ या ना, हाँ। तो वो इमेजिनरी बाउंड्री आपने बना ली। सब्जी वाला, मार्केट में सब्जी वाला बैठा हुआ है, तो क्या चारों तरफ बाउंड्री बना के रखता क्या, रियल बाउंड्री तो बना के नहीं रखता, एक इमेजिनरी बाउंड्री, क्या इतनी मेरी जगह है। तो बाउंड्री दोनों टाइप की हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री का काम क्या है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करना, हाँ या ना, हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। जैसे देखो मैंने कुछ ऐसा बनाया, तो इफ इट इज अ सिस्टम देन इट विल बी सराउंडिंग, और ये पूरा इट होल विल बी यूनिवर्स। ये पूरा क्या होगा बेटा, यूनिवर्स। यूनिवर्स के कितने हिस्से हो गए, दो, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से जो सेपरेट कर रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, वो बाउंड्री कहलाता है या फिर वॉल कहलाती है। ये वॉल है, या फिर इसी को हम लोग बाउंड्री बोल देते हैं। समझा कि नहीं समझा, समझा, ओके। आगे देखते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को जो एक दूसरे से सेपरेट करता है वो बाउंड्री या वॉल कहलाता है। बाउंड्री या वॉल कैसे कैसे हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बहुत कुछ समझाने लायक नहीं है। बाउंड्री या वॉल दो टाइप की होती है बेटा, वन इज एडियाबैटिक एंड द सेकेंड वन इज अ डायाथर्मिक। ना बताओ कौन कौन सा, एडियाबैटिक, डायाथर्मिक। एडियाबैटिक वॉल जो होती है इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ, ध्यान रखना बोलते, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और एनर्जी। एडियाबैटिक वॉल हीट और एनर्जी को एक्सचेंज नहीं होने देती,
एडियाबैटिक वॉल डज नॉट अलाउ टू फ्लो हीट और एनर्जी थ्रू इट। अगर ये वॉल एडियाबैटिक हो गई तो सिस्टम से सराउंडिंग ना तो एनर्जी जा सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम ना तो एनर्जी आ सकती, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और एनर्जी। तो बेटा बताओ जरा डायाथर्मिक वॉल क्या होगी? इट विल बी द कंडक्टर ऑफ हीट और एनर्जी। हीट और एनर्जी की क्या होगी? कंडक्टर। डायाथर्मिक वॉल अलाउ करेगी, ये अगर वॉल डायाथर्मिक होगी तो अलाउ करेगी कि एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए। तो वॉल कितने टाइप की है? 2 टाइप। नाम बताओ कौन कौन सा? एडियाबैटिक, डायाथर्मिक। अब मैं पुराने पेज को लेकर आता हूँ जिसमें मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया था। चलो यहाँ पर हो। इंसुलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे जो वॉल होगी ना, वो वॉल एडियाबैटिक वॉल होगी। एडियाबैटिक वॉल होगी। कौन सी वॉल? एडियाबैटिक वॉल। तभी तो एनर्जी को एक्सचेंज नहीं होने दे रही। लेकिन जो क्लोज्ड सिस्टम, इसमें एनर्जी इज अलाउड टू एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर जो वॉल होनी है, क्लोज्ड सिस्टम में जो वॉल होनी है या बाउंड्री होनी है, ये डायाथर्मिक होगी। थर्मिक, डायाथर्मिक वॉल। तो इंसुलेटेड सिस्टम में एडियाबैटिक, याद रखना ये अभी आगे भी काम आएगा। एडियाबैटिक वॉल एनर्जी को अलाउ नहीं होने देती और डायाथर्मिक वॉल एनर्जी को अपने से पास होने देती है। आप कहेंगे सर ओपन सिस्टम में कौन सी बाउंड्री होती है? तो मैं कहूँगा ओपन सिस्टम में कोई भी बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि ये तो ओपन वेसल है। कैसा वेसल है? ओपन। चलो वापस यहीं पर आ जाओ। तो हमने पढ़ा बाउंड्री या फिर वॉल। क्लियर हो गया इतना? ओके। इसका नेक्स्ट टर्म आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, रुको थोड़ा, यस वीडियो सही चल रहा है। जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब जरा इसको समझना। ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जो मैटर इन बल्क प्रेजेंट है, सिस्टम के अंदर जो मैटर इन बल्क प्रेजेंट है, वो जो भी प्रॉपर्टीज शो करेगा उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। फिर से आ जाओ। सिस्टम के अंदर मैटर इन बल्क जो प्रॉपर्टीज शो करता है उन्हें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एंड द सेकेंड वन इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। छोटा सा डिफरेंस है नामों में, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। फिर से जो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। अब यहाँ पर देखो, एक वर्ड है इंटेंसिव। इंटेंसिव में ट्रिक बता रहा है याद रखने। एक वर्ड आया इन से एक नया वर्ड बनाओ, इंडिपेंडेंट। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? तो मैं लिखता हूं, दोज प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी समझा था, थोड़ा लिखने तो दो यार। विच आर इंडिपेंडेंट, ऐसा पढ़ाना उसे बोलना हो यार, ये लिखना ना, बहुत बोर होता है लिखना। विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द amount of substance present in the system। तो याद रखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ भी हो, वो प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, ऑलवेज फिक्स रहती है। ऑलवेज क्या रहती है? फिक्स। बचपन में एक क्या बोलते हैं, कई बार तुम लोगों ने सुना होगा और अक्सर बड़े बुजुर्गों ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया होगा, पूछता हूँ मैं, कि बेटा एक साड़ी जो है, साड़ी समझते ना? हाँ। एक साड़ी जो है 1 घंटे में सूखती है, तो बताओ वैसी 10 साड़ियाँ कितने घंटे में सूखेंगी? तो बचपन में तुम छोटे थे ना, दिमाग भी कम होता। अरे सबके पास कम होता है यार, हमारे पास भी कम था बचपन में। एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है तो 10 साड़ी कितने देर में सूखेगी? तो चिल्ला के बोला होगा, बाबा 10 घंटे में सूखेगी। एक घंटे में सूखती तो 10 घंटे में सूखेगी। फिर जो बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे ना, वो जोर से हंसे होंगे तुम्हारे ऊपर। फिर तुमको समझ में नहीं आया होगा क्यों हंस रहे हैं। फिर उन्होंने बताया होगा, बेटा
एक साड़ी अगर 1 घंटे में सूखती तो वैसे ही कितनी भी साड़ियाँ हों वो सब भी 1 घंटे में ही सूख जाएंगी। तो जो साड़ी का सूखना है या किसी भी कपड़े का सूखना है, ये क्या नंबर ऑफ साड़ी या अमाउंट ऑफ साड़ी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो साड़ी का सूखना क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझा कि नहीं समझा? आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। तो इसकी डेफिनेशन होती है, आप समझ गए होंगे, ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट, दोज प्रॉपर्टीज which depends upon the amount of substance, depends upon the amount of substance present in the system। समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब जरा इसका एग्जाम्पल लेता, जनरल एग्जाम्पल। मैंने तुमसे कहा कि एक पेन 5 रुपए का मिलता, एक पेन 5 रुपए का मिलता, तो 2 पेन कितने के मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए के। 3 पेन कितने के मिलेंगे? 15 के। एक पेन 5 का है ना, तो 5 पेन कितने के मिलेंगे? 25 के। 10 पेन कितने के मिलेंगे? 50 के। तो ये जो पेन है ना, पेन के जो दाम है वो अमाउंट ऑफ पेन पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। पेन के दाम अमाउंट ऑफ पेन पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक पेन 5 रुपए का मिलेगा तो कितने भी पेन खरीद लो वो भी 5 रुपए के मिलेंगे। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक साड़ी 1 घंटे में सूखती तो 10 साड़ी भी 1 ही घंटे में सूखेगी। एक पेन 5 रुपए का मिलता तो 10 पेन 5 के नहीं मिलेंगे, 10 पेन 50 के मिलेंगे। कितने के मिलेंगे? 50 के। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव होती हैं, हम जोड़ नहीं सकते। जोड़ नहीं सकते। कहाँ जोड़ा? जोड़ा नहीं ना। एक साढ़े 1 घंटे में सूखती तो 10 भी 1 ही घंटे में सूखती। एक एक जोड़ के हमने 10 घंटा नहीं बताया। एंड दीज प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। याद रखना, दीज आर नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड दीज आर एडिटिव प्रॉपर्टीज। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब मैं इनके एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आएगा टेम्परेचर। अब मैं सभी एग्जाम्पल्स को नहीं समझाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, मैं आपसे कहूँ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक बात बताओ बेटा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी चाहे तुम 1 लीटर लो, 2 लीटर लो, 50 लीटर लो, 100 लीटर लो, कितना भी लीटर पानी लो, पानी लेना है, पानी का अमाउंट कितना भी हो, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट भी, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, देखो अगर मैं वाटर के वेपर प्रेशर की बात करूं, वाटर का वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 760 mmHg। अभी हर को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ लिखा रहा, कुछ समझा रहा। वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस में हमेशा कितना होगा? 760 mmHg। या वाटर कितना भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर, कंसंट्रेशन, दैट मीन्स मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। समझा कि नहीं समझा? समझा। ये सब किस पर डिपेंड करेगा? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और लिखता हूँ मैं, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स वी हैव टू लर्न। दैट इज अ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी फिक्स होती। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है। पेज खत्म हो रहा, आप इसे छाप लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जानते हैं आप, पढ़ते हैं फिजिक्स में। मैं तो अब सिर्फ एग्जांपल दिए जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? ई नॉट। देखो आपने कई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि E3 नॉट कैन नॉट बी E1 नॉट प्लस E2 नॉट। नॉन एडिटिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ नहीं सकते हम, नॉन एडिटिव, ये गलत है। इसकी जगह हम लोग डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट करते हैं। याद है कि नहीं याद? याद है। उसका रीज़न यही है कि वी कांट ऐड देम। या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, अगर मैं कहूँ कि
इसका ई नॉट कितना होगा, तो ई नॉट होता है बेटा इसका माइनस 0.76 वोल्ट। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब ये एस आर पी गिवन है 2Zn2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2Zn। अब इसका एस आर पी बताओ, तो अभी भी ये 0.76 वोल्ट ही रहेगा। नॉन एडिटिव एस आर पी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे 1 मोल रिड्यूस हो चाहे 2 मोल रिड्यूस हो, और वो एडिटिव नहीं होता, ऐड नहीं कर सकते हम उसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं सारे एग्जांपल लिखता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लिया जाता है 80 या 81। अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना, वाटर कितना भी हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जानते हो क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है बेटा मास, मास नहीं वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम। समझा कि नहीं समझा? कलर, पानी कितना भी हो कलरलेस ही होता। ऑर्डर, कलर ऑर्डर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आयरन छोटा हो या बड़ा हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो है। कंडक्टिविटी, कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती है यार। अब आयरन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है तो है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हार्डनेस, समझदार हो, थोड़ा थोड़ा खुद भी ऑब्जर्व करो। हार्डनेस, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी मैलेबिलिटी। लस्टर, शाइनिंग प्रॉपर्टी, ये सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, इनमें से कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। समझा कि नहीं समझा? तो ये सारे लोग याद करेंगे। ऑल ऑफ दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल होते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कई बार पूछ चुका है हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी पढ़ाऊंगा मैं। हीट कैपेसिटी, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं। इंटरनल एनर्जी, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है ई। नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी। क्या बेटा? एंथैल्पी। एंथैल्पी का जो सिंबल है, किसका सिंबल? एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंबल होता है एच। नेक्स्ट वन इज एंट्रोपी। दिख नहीं रहा ना? एक मिनट। द सिंबल ऑफ एंट्रोपी इज एस एंड द लास्ट वन इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल जी। तो जो चार एग्जांपल है ना, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, में बोलो मेरे साथ क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं पर बेस्ड है। बोल लो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। समझा कि नहीं समझा? ये सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव याद एक बार फिर से बोलो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैं बोलने जा रहा हूँ। हीट कैपेसिटी, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। और भी बात करें अगर इसकी तो सरफेस एरिया। अब ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या बेटा? सरफेस एरिया, समझ रहे? लेंथ, लेंथ भी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर सकता है ना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, अब अगला एक छोटा सा रोल देखो। द रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने सिर्फ दो एक्सटेंसिव का रेशियो बताया, बाकी सब का से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी सब जो होता है वही होता है। इज ऑलवेज इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव। बट जो डेंसिटी है, डेंसिटी तो इंटेंसिव है ना? डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव। तो दो एक एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा क्या होता है? इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो भी प्रॉपर्टीज होती है जो पर यूनिट में डिफाइन की जाती है। पर यूनिट जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाएंगी वो सब किस में होती है बेटा? वो सब इंटेंसिव होती है। क्लियर हो गया इतना? ओके।
तो ये जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. दीज properties are again classified as, first one is a state function. पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्टेट फंक्शन. तो दूसरा नाम आता है बेटा पाथ फंक्शन. ये प्रॉपर्टीज फिर से दो टाइप की होती हैं. जो भी आपने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है कितने टाइप की होती है, दो टाइप.